2024 चुनाव इस समय सबसे गर्म मुद्दा यही है, हर जगह यही है, अखबारों में, टीवी पे। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, लगता नहीं है, मैं तो चाहता हूँ, हार्दिक इच्छा है कि इंडिया गठबंधन जीते। ऐसा क्यों लगता है आप? बदलाव चाहता हूँ, इस बेतुकी सरकार से, झूठी सरकार से, भुलक्कड़ सरकार से निजात चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है ही नहीं कि वो मोदी को हरा दे। क्या कोई मोदी जी कोई अमर पट्टा लिखवा के आए हैं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता? जनता का काम है ये, जनता हराएगी, क्यों नहीं हराएगी? जिस जनता को उनसे परेशानी है वही जनता उनके अगेंस्ट वोट देगी, वही हरा देगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन नहीं हारता, सब हारते हैं। बड़े बड़े धुरंधर हार गए, बड़े बड़े सिकंदर हार गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मोदी जी कौन सा ऐसा है कि पहली बार धरती पे अवतरित हुए कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। जनता ने जिताया था, जनता ही नहीं हरा देगी। तो आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बोली राहुल जी ने कि हम इस समय 2 रुपए भी अपने एडवर्टीजमेंट पे नहीं खर्च कर सकते क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हाँ जी, तो क्या लगता है ये एक तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश है या क्या तरीका है? क्या बिल्कुल पूरी तरह दबाने की कोशिश करी। जब आपने ये बात उठाई तो सबसे पहले इसमें IT एक्ट के तहत उनको जो है नोटिस जारी करा गया है। कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को, NSUI को, उनके सबके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हवाला क्या दिया गया कि 1994-95 के असेसमेंट ईयर का कोई 14 लाख रुपए के करीब का कोई हेरा फेरी का, या मतलब जिसे कह सकते हैं उनकी नज़रों में तो हेरा फेरी है कि जो मिसमैनेजमेंट है या जिसकी डिटेल नहीं दी गई है, उस 14 लाख रुपए पे करीब 200 करोड़ रुपए जो है वो बना दिया गया है जुर्माना। तो उसकी रिकवरी के लिए उनको नोटिस दिया गया कि आपने 14 लाख रुपए का जो है डिटेल हमें नहीं दी थी, जिसके अगेंस्ट हो गए, इस पे ब्याज और जुर्माना अलग लगा के आज ये 200 करोड़ रुपए और हो गया। इसकी रिकवरी करने के लिए IT के पास ही पावर होती है, IT डिपार्टमेंट के पास, कि वो किसी का भी खाता फ्रीज कर सकती है। तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने उसका खाता फ्रीज कर दिया गया। लेकिन इसी चीज़ को हम दूसरी तरफ से देखें तो IT एक्ट में धारा 149 के तहत किसी भी ITR को अगर आप जब एक बार फाइल कर देते हो तो उसके बाद 7 साल तक आपको उसके रिकॉर्ड रखने होते हैं। 7 साल खत्म होने के बाद आपको उसके रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। बहुत कोई एक्सेप्शनल केस में कोई है कि 10 साल पुराने मुकदमे को वो खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिकवरी की रकम या हेरा फेरी की रकम जिसे कहते हैं वो एज पर हेरा फेरी या मिसमैनेजमेंट की रकम जो है वो 50 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट 2023 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया था कि अगर 10 साल पुराने मामले को आपने खोलना है तो उससे कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर का जो है मामला गड़बड़ होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने बात उठाया कि सिर्फ 14 लाख रुपए था, रकम कम हो गई। तो आज से 30 साल पुराना मुकदमा क्यों खोल के लाए, पिछले 30 साल पुरानी फाइल क्यों खोल के लाएं? इसी वजह से खोल के लाएं। अब इस पे ऐसा नहीं है कि बरकरार रहेगी, पेश होंगे, अपीलीय प्राधिकरण में जाएगा, इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनके पास अपील लगेगी, वो इस पे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में फैसला लेते हैं। अगर वो डिले करते हैं इसमें तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को नुकसान तो होना ही है। उनके खाते फ्रीज हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए ही होता है। उसी को लेके रविशंकर प्रसाद जी ये भी कह रहे थे कि ऐसा तो कुछ नहीं, वो पेनल्टी लगी है उस पर कुछ करोड़ की, और वो कह रहे हैं अगर आपके पास 2 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए, जो आपके अलमारियों में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, जैसे वो अभी 400 करोड़ रुपए मिले थे। हाँ, 400 कुछ थे। हाँ, धीरज साहू के पास तो वो कह रहे वहाँ से निकाल लो पैसे, इतना तो तुमने स्टॉक करके रखा हुआ, उसमें दीमक लग रही है पैसे में रखे वहाँ से निकाल लो। ठीक है, धीरज साहू जो साहब थे वो उनके हमारे कांग्रेस के वो थे सांसद, लेकिन उनका अपना बिजनेस भी कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, जो उनके रिश्तेदारों का सारा काला धन है। उनके कहने से तो वो तो सबको ही काला धन कहेंगे, वो अपना काला धन क्यों नहीं दिखता उनको? अपना काला धन तो कभी नहीं, उस पर एक्सेप्शन नहीं करते। जो उन्होंने अभी 6066 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू लिया है, क्या ये काला धन नहीं है? कैसी कैसी कंपनियों से चंदा लिया है उन्होंने? फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, सबसे टॉप पे उसी का नाम आ रहा है। सेंटिनियो मार्गो की कंपनी है जो कि सट्टा किंग के नाम से मशहूर है, जिसकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इस तरह के साउथ के एरिया में उसमें सट्टे की ऐप चलती हैं, जिसपे लोग सट्टा लगाते हैं और उन्हें कुछ उम्मीद होती है कि हम कुछ पैसा कमा लेंगे। उसकी टोटल टर्नओवर कितनी? 500 करोड़ रुपए। उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने के खरीदे? 1368 करोड़ रुपए के, जिनको लगभग और बढ़ा के अभी करीब 1400 करोड़ का माना जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अमित शाह जी कहते हैं हमारे पास चलो 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड, हमारे पास तो कुल मिला के 14,000 करोड़ का है। उसका हिसाब दो पहले तो। ये उन्होंने मंच पे बात कही, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटा सबमिट हुआ है वो 12,000 करोड़ के चंदे का सबमिट हुआ है, बाकी 8,000 करोड़ कहाँ से आया? आपने अपने मनमर्जी से उसमें जोड़ दिया। SBI ने जो डाटा दिया है वो 12,000 करोड़ के चंदे का दिया है, जो आज और 1550 बचे हुए थे उनका डेट के कल या परसों तक वो भी सामने आ जाएगा, जिसको ओवरऑल ही माना जा रहा है कि करीब 14,000 करोड़ के आसपास का जो है टोटल है। तो अमित शाह जी के पास 20,000 की फिगर कहाँ से आ गई? किसी ने उनसे कोई काउंटर सवाल नहीं करा। जिस मंच पे वो बैठे थे उस मंच के जो संपादक थे, जो एडिटोरियल थे, जो उसकी पत्रकार की हिम्मत ही नहीं कि वो सवाल पूछ ले कि साहब अभी तक तो इलेक्शन कमीशन में जो डाटा सबमिट हुआ है वो 12,000 करोड़ का, आप 20,000 करोड़ इसे कैसे कह रहे हो? वो सुनता रहा, 6 सेकंड उसकी सन्नाटा हो गया, अगले सवाल पे चला गया। सवाल क्यों नहीं करा उसने कि जब समिति 12,000 करोड़ आप इसे 20,000 करोड़ कैसे कह रहे हो? कोई जवाब नहीं, कोई सन्नाटा नहीं। डरते हैं, मीडिया सवाल करने से डर रहा है।
मीडिया सवाल करने से ही डर बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया सवाल कर रहा है विपक्ष से, सवाल करना चाहिए सत्ता पक्ष से। मीडिया का पहला काम होना है सत्ता पक्ष से सवाल करना, मीडिया सवाल करता है विपक्ष से। विपक्ष ये कहता है, सॉरी मोदी सरकार ये कहती है और जनता भी ये बात कहती है कि अगर विपक्ष आ भी गया सत्ता में तो उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है ऐसा, वो सामने लेके आएंगे। उम्मीदवार की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जी, उम्मीदवार तय होने में देर नहीं लगती। जो इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला चल रहा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट आएंगी उसके पार्टी का जो है नेता चुन लिया जाएगा, सीधी सी बात। ये वोट शेयरिंग उनका पहले से चला आ रहा है। अब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेंगी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पद का दावेदार उनका हो जाएगा, बेशक वो कांग्रेस हो, बेशक वो चाहे। सर केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल घोटाले चल रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाला, उनके बारे कहते हैं ना कि हमें तो गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है बीजेपी। में वो तो इतने कट्टर ईमानदार है, तो ईडी में जाके अपनी ईमानदारी पेश कर दें, तो जाने जानबूझ के गिरफ्तार करने की। यदि चोर चोरी कर ले उसके बाद वो थाने में जाके ये कहे कि पहले तो पुलिस वाले ये लिख के दें कि साहब मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे, तब तो मैं जाऊंगा थाने में, वरना मैं नहीं जाऊंगा। चोर तो भी रहता। क्या कहेंगे आप इस मामले में? ठीक है जी, नहीं ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ से बता देता हूँ। ईडी ने अभी तक उनको 8 समन भेजे हैं, हर 9 हो गए, हाँ जी 9 भेज दिया है, 8 समन भेजे गए थे। हर चीज़ पे उन्होंने सवाल उठाया, भाई ये समन मुझे किस हैसियत से भेजे जा रहे हैं? अभियुक्त की हैसियत से भेजे जा रहे हैं, गवाह की हैसियत से भेजे जा रही है, पूछताछ की हैसियत से भेजे जा रही है। जल बोर्ड का मामला भी तो एक और जुड़ गया। जी जी, तो उसके बाद ईडी ने एक बार भी उनको जवाब नहीं दिया कि किस हैसियत से हमने, बस समन भेज दी थी, आ जाओ पेश हो जाओ। और बार बार उनके ऊपर घोटालों के आरोप लग रहे हैं। संजय सिंह की जिन्होंने बात करी, सिसोदिया की इन्होंने बात करी, उनके ऊपर शराब घोटालों के आरोप है। ठीक है जी, शराब घोटालों का आरोप लगे हुए 1 साल हो गया। आज 1 साल में 1 रुपए की भी बरामदगी कर पाई है ईडी। जमानत कोर्ट उन्हें फिर जमानत क्यों नहीं दे रही है, ये इस बात का जवाब दीजिए। सवाल उठा रहे हैं मिली भगत इसी चीज को, बिल्कुल जाहिर बात है साहब, मैं तो साफ कहता हूँ। यदि कोर्ट इनके विपक्ष के लिए बोल दे तो मिली भगत नहीं है, और यदि कोर्ट बीजेपी के लिए बोल दे तो ये बीजेपी मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है, साबित कर सकता हूँ। अभिजीत गांगुली है, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, अभी उन्होंने अपनी वीआरएस ली, 6 साल उनकी टेन्योर बचा हुआ था। बीजेपी अगले दिन, जिस दिन उन्होंने वीआरएस ली, अगले दिन ही जाते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली कि मेरी तो नस नस में बीजेपी भरी हुई है। अब आप खुद सोच लीजिए, जिस जज की हैसियत से वो सीट पे बैठे, कलकत्ता हाई कोर्ट में वो जज में बन के बैठे हैं, तो वो क्या फैसले देते होंगे जब उनकी मेंटेलिटी एक तरफ चल रही है, एक पार्टी की तरफ चल रही है, एक पार्टी की विचारधारा की तरफ। अभिजीत गांगुली यदि जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट है, तो वो किसकी हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो किसकी सरकार में जज नियुक्त हुए थे? हाँ जी, किसकी सरकार में? हाई कोर्ट के जज जो है केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में। कौन सी सन में वो जज नियुक्त हुए थे? टीएमसी की सरकार आप बनी ये है। बताइए ना कौन आ रहा है 24 में, ये बताइए। मोदी जी। क्यों? उन्होंने विकास किया, सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने क्या संभाला। विकास किया? 5 काम के बताइए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा हो गया। पहले स्टार्टअप से बेंगलोर होता था, देश के 600 जिलों में स्टार्टअप है। तो पहले नहीं था, पहले विकास नहीं होता था। देश में 400 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। पहले एम्स कितने थे, आज कितने एम्स है? IIT IIM। बेरोजगारी भी तो बढ़ गई, लोग कह रहे बेरोजगार है, महंगाई से परेशान है यहाँ पे। मैम महंगाई कहाँ है? महंगाई बताइए ना यार, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। अब लोगों को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के लिए, महंगाई तो मैम 1947 से चलता हुआ आ रहा है महंगाई का मुद्दा। तो क्या कहें, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई ऐसा होता है, महंगाई का मुद्दा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको महंगाई मार करती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता। आप अगर बात करो अडानी अंबानी से जाके, हाँ जी महंगाई है, हो गया कौन सी महंगाई भाई, कैसी महंगाई? टाटा बिरला से बात करोगे महंगाई। मैं अडानी अंबानी नहीं हूँ, मैं भी ये काम यार बात आप बीच में काट दे, मैं तो आपकी सारी सुनता हूँ ना, सुन लिया करो आप थोड़ी सी, अगर बुरी लगे तो उसके बाद बोल दिया करो। मैं आप बोल दिया करो, इशारा कर दिया करो, मैं चुप हो जाया करूंगा। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। आप बात करोगे अडानी अंबानी से, टाटा बिरला से, बड़े बड़े उद्योगपति से, हाँ जी महंगाई है, वो कहें कौन सी महंगाई, कैसी महंगाई? आप बात करो एक गरीब आदमी से जो जल्दी वाला है, कोई भी है यहाँ पे, रिक्शे वाला है, आप यहाँ मेरे बात जाके एक रिक्शे वाले का इंटरव्यू ले लेना, उससे पूछ लेना भाई कितना कमाते हो? 200, 300, 250, 300, 400, इससे ऊपर वो नहीं कमा पाता। उसमें 100 रुपये किराया उसे रिक्शे का भी देना होता है। अगर उसने पूरे दिन में 400 रुपये कमाए, 100 रुपये उसने रिक्शा का किराया दे दिया, उसके पास बचेगा 300 रुपये। क्या वो 300 रुपये रोज में अपने पूरे घर परिवार का पेट पाल लेगा? ये पूछे थे, महंगाई बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है। ड्यूटी से आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ ड्यूटी से। पहले 5 बजे आते थे, अब अभी आना पड़ रहा है ड्यूटी से। नहीं देगा मजदूरी करके। बढ़ रही है महंगाई, बिल्कुल बढ़ रही है मैम। जी अब जनता तो झूठ नहीं बोलेगी। मैम कह रहा हूँ, अब मैम जिसको जितना कमाना हो तो उसके वजह से महंगाई है, बताइए ना, महंगाई है भाई। यार जिसको 200 रुपये ही कमाने हैं दिन भर में, उसे मेहनत ही नहीं करनी आगे जाके, तो उसके लिए तो महंगाई है ना। मेहनत नहीं करते ये लोग। मैंने कब कहा भाई, उनको महंगाई मेहनत ही इतनी करनी है कि सुबह 9 बजे जाना। कितनी मेहनत करते हैं बताइए? 5 बजे छुट्टी होता था, अब 7 बजे छुट्टी हो रहा है। बताओ 2 घंटा करने ज्यादा ही काम कर रहे हैं। तो मैम उसके यहाँ से तनख्वाह भी तो बड़ी होगी ना यार। तनख्वाह बड़ी है। और क्या, मैंने 2014 में इनको 600 रुपये मिलते थे, आज भी इनको 600 रुपये मिल रहे हैं। मिलते नहीं है। 500 मिलता है अब तो। अब तो और 500 हो गए, 600 के मिलते थे पहले ही। सरेआम झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? ये आम जनता है, मैं आम जनता नहीं हूँ। नहीं, आप भी आम जनता हो, आप भी आम जनता, लेकिन वो भी तो
झूठ क्यों बोलेंगे? मैम महंगाई 1947 से है, बेरोजगारी भी 1947 से चलती हुई आ रही है, और ये जब तक ये देश रहेगा तब तक महंगाई बेरोजगारी चलती रहेगी। आप बता दो महंगाई है क्या? महंगाई समय से अनुसार से सारे चीज सही है। नहीं, ये महंगाई नहीं है। अब ये हाँ। बीजेपी के महंगाई काम के हिसाब से महंगाई भी है। काम के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। कितना कमा लेते हो? 500, 600, 700, 800 ऐसे ये कमाए। 500 कमा रही है, इनको महंगाई लग रही पकड़ है। के लाया हूँ। पहले कमाते थे 50, तो अब कमा रहे 500-600। तब कम था रेट, अब ज्यादा कमाया हो रहा था, अब ज्यादा महंगा हो रहा है। यानी कि कौन आ रहा है फिर 24 में? मोदी अब की बात है, नहीं आए तो? आएगा 400 पार। हाँ जी, क्या लगता है कौन आ रहा है 24 में? मैम इन्होंने कमाने हैं 400-500 रुपये, ठीक है। 100 रुपये के इन्होंने तंबाकू खा लेना है, और इनको रोटी से कोई मतलब नहीं है, खाने के नहीं खाने। इनको महंगाई कहाँ से लगेगी? मैम ये 250 रुपए कमा रहा है, इसको रोटी से मतलब है, इसको 500 रुपए कमा रहा है, ये रोटी नहीं खाएगा। 500 ही कमा रहे हैं। आटे का ना ये रोटी 2014 का और अब का देख सकते हो, दिन रात का फर्क है। आटे का प्राइस सर्च कर लो आप, ठीक है। वो इनको नहीं दिखेगा, पता नहीं ये देश को सब पीछे ही ले जाना चाहते हैं, ये पीछे ही रहे, महंगाई मेरी इनकम बढ़ती रहे, और आटा रोटी दाल मुझे 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो तो तब आएगी जब रोजगार होगा। लोग कह रहे रोजगार ही नहीं मिल रहा। बहुत है मैम, जो जैसा काबिल होगा वो वैसे काबिल, उसको वैसा रोजगार मिलेगा। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। अगर इतना रोजगार है तो ये जो आजकल ट्रेंड चल रही है MBA चाय वाला, BA चाय वाला, ये चाय के स्टॉल क्यों खोल रहे हैं बजाय किसी MNC में लग जाए? आत्मनिर्भर है ना, मैं आत्मनिर्भर है ना, वो खुद कमाना जानता है। रोजगार की मैम वो तो प्लान भी हुआ, उनका प्लान है तो उनका भी ये होगा हम किसी MNC में जाके काम करें, अच्छी तनख्वाह कमाए, 50-60 महीने का कमाए। मैम कितने लोग ऐसे थे विदेशों में, मैंने भी गूगल में पढ़ा है कि वो अपनी विदेशों में नौकरी छोड़ के राशन कार्ड भी तो बना के दे रखे ने सरकारों ने, उन्होंने तो ही कर दिया है। कह रहे हैं हम तो महंगाई से परेशान हैं। राशन कार्ड दे रखे ने, उन्होंने तो ही कर दिया है। राशन कार्ड जो राशन ही आंदा है, सस्ता आंदा है ना, फिर